slotted Aloha. So all these concepts are included in the last lectures. Now today we discuss upon carrier sensing approaches. It is an improved version of Aloha, and why we actually use the carrier sensing approach, and how can it better than Aloha protocols. So all these topics are covered today. So first of all हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कैरियर सेंसिंग अप्रोचेस को हम लोग किन एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, और आज की सिनेरियो के केस में अगर देखा जाए तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पुराने ईथरनेट की बात करें तो ऑल द ईथरनेट्स ऑफ ओल्ड डेज are mostly of the ethernets based upon half duplex mode. That means कि जो सेंडिंग और रिसीविंग कैपेबिलिटीज हुआ करती थी, उस केस में फॉर सेंडिंग और रिसीविंग के लिए सेपरेट चैनल्स वहाँ पर रिक्वायर्ड होते थे. दैट्स वाई कैरियर सेंसिस अप्रोच को उस सिनेरियोज में डेवलप किया जाना इम्पोर्टेंट भी था. लेकिन अगर आज टूडेज सिनेरियोज में देखा जाए तो मोस्टली जितने भी कम्युनिकेशन चैनल हैं, all the communication channel based upon full duplex mode. So on this scenario, carrier sensing approaches को डिस्कस करना in fact तो ये out of date है, but because it is the fundamental of communication, that's why we discuss here. So first of all हम carrier sensing approach को इंट्रोडक्टरी वे में डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे कि कैरियर सेंस अप्रोच की क्या बेसिक अप्रोच है जिसको हम फॉलो करेंगे, और कैसे इम्प्रूव है ये एलोवा से, इसको भी हम इसमें कवर करेंगे. सो नेक्स्ट इज द CSMA introduction. Basically the CSMA is polite version of Aloha, or we can say it can reduce the collision rate of Aloha. So we can say it is a polite version, and with the help of improved listening approach, as we discuss already that कि in Aloha हम जो भी वहाँ पर कैरियर सेंस को यूज़ कर भी रहे हैं अगर, तो उसको बेसिकली तो Aloha में कैरियर सेंसेस को यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन बिफोर ट्रांसमिशन जब भी हम वहाँ पर अगर कैरियर सेंस को अगर देखें कि वहाँ पर कैरियर सेंस कितना इन्वॉल्व है, तो उस केस में वहाँ पर चैनल में जो स्टेशंस हैं वो चैनल्स में अदर स्टेशंस में इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इंटरफेयर नहीं करते हैं कि चेक करने के लिए कि वेदर जो चैनल है गिवन नेटवर्क है दैट इज़ बिजी और नॉट. सो बट ये है कि जैसे वहाँ पर एवरी टाइम वो अपने पैकेट्स और फ्रेम को कंटिन्यूसली सेंड करते हैं. और स्लॉटेड एलोवा में क्या करते हैं कि वो टाइम के ऊपर बेस्ड होता है. So according to time slots, it will transmit the frames accordingly. And CSMA में क्या है जो लिसन ही कर सकते हैं. अब लिसन कैपेबिलिटीज़ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि अगर कोलिजन को मुझे कम से कम करना है तो वाइल ट्रांसमिटिंग या तो हम लिसन करें. So this is more complex, or it can be I think it can not handle the situation of collision. And the better approach is that कि हम ट्रांसमिटिंग से पहले हम चैनल को सेंस कर लें कि आइदर दैट इज बिजी और नॉट. सो इट विल बी हेल्पफुल टू डिटेक्ट द कोलिजन, और मे बी दैट की कोलिजन को रेट को भी कुछ कम कर सकता है. सो इस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट CSMA बेसिकली बेस्ड है और वर्क करती है. सो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन कैरियर सेंस को अगर इन्वॉल्व करें तो कैरियर सेंस यहाँ पर दो फेजेस, दो स्टेट्स में इन्वॉल्व हो जाता है. फर्स्ट वन इज कि इफ मीडियम इज आइडल और नॉट. अगर मीडियम आइडल है तो फिर जो स्टेशन है दैट इज टू बी दैट कैन ट्रांसमिट द फ्रेम टू द नेटवर्क.
अब ये जो ट्रांसमिशन है दैट इज टू टाइप, either it can immediately transmit the data or we can say it takes a time to transmit the data, or we can say in other terms कि it wait. So मीडियम आइडियल की कंडीशन में भी दो टाइप की पॉसिबिलिटी है कि या तो वो इमीडिएटली ट्रांसमिट कर दे, सो और वी कैन से कि वो इस चीज़ को प्रोसेस करे कि हाँ वेट कर लिया जाए अभी, और फिर आफ्टर वेटिंग इट कैन ट्रांसमिट द डेटा। अब अनदर स्टेज इज एज कि अगर मीडियम वहाँ पर आइडियल नहीं है और दूसरी सिचुएशन है कि कोलिजन वहाँ पर हो रहा है, तो क्या होगा? तो ऐसे केस में कोलिजन अगर हो रहा है तो उस कोलिजन को डिटेक्ट करना एक मेजर अपने आप में चैलेंज है। सो उसको हम कैसे डिटेक्ट करें? सो एलोहा और इससे प्रीवियस टेक्निक्स में क्या होता था कि वहाँ पर जो भी कोलिजन्स डिटेक्ट हो रहे थे, सो ऑल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लॉस ऑफ एक्नॉलेजमेंट। बट इन दिस सिचुएशन जो कोलिजन हैपन हो रहा है और वो डिटेक्शन जो होगा दैट इज विद द हेल्प ऑफ जैम सिग्नल। सो जैसे ही कोई दो स्टेशंस हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द communication channel and these are the station, and suppose it can transmit own data and we also want to transmit own data for after some times. This is the situation where the collision occurs. तो जैसे ही यहाँ कोलिजन होता है तो ऐसे केस में a reverse frequency can be transmitted to the other stations with the actually little more value with respect to the continuous transmission frequency। जो इसमें जैसे बी है यहाँ पर, तो बी जो एक्चुअल ट्रांसमिटेड कर रहा है फ्रीक्वेंसी को उससे थोड़ी ज़्यादा वैल्यू रिवर्स चैनल में ट्रांसमिट कर दी जाती है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ जैम सिग्नल। सो ये जो जैम सिग्नल होता है ये सभी स्टेशंस को एक रिस्पॉन्स कर देता है कि अभी नेटवर्क में कहीं ना कहीं कोलिजन हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अदर स्टेशन है वो वेट करना पड़ेगा, वेट अकॉर्डिंग टू द जैम जैम सिग्नल। तो अब इस केस में ए और बी, सपोज दैट बी रिसीव द जैम सिग्नल फर्स्ट। सो इस केस में बी जब जैम सिग्नल को पहले रिसीव करेगा, सो इट विल टेक द प्रोसेस कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ वेट टाइम फर्स्ट। तो जैसे ही बी वेटिंग टाइम का भी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट कर लेगा तब वो अपना डेटा ट्रांसमिट करेगा, एंड ए जो होगा इससे ज़्यादा बाद में वेट टाइम के प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाएगा, तब वो अगेन ट्रांसमिट कर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी अप्रोच में ए और बी दोनों ने कोलिजन को डिटेक्ट कर लिया, और आफ्टर डिटेक्टिंग कोलिजन ही एक्वायर द रिस्पेक्टिव एक्चुअल टाइम अकॉर्डिंग टू द कोलिजन, और नेक्स्ट जो पैकेट और फ्रेम है उसको ट्रांसमिट करने का क्या प्रोसीजर वो भी यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ। सो कोलिजन डिटेक्शन के केस में कैसे कैरियर सेंस यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट जो अभी भी एक चीज़ है जो दिमाग में ये इस पूरे कॉन्सेप्ट में अभी रेस्ट है, दैट इज कि किस बेसिस पर वो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जब सेंस कर लेगा। सो जो कॉन्सेप्ट है कि मीडियम अगर आइडियल है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिट जब कर रहा है तो इमीडिएटली कर रहा है या सम वेट कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? इमीडिएटली सेंड करने का और वेट आफ्टर वेटिंग सम टाइम एंड देन ट्रांसमिशन। तो इसको हम दो तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन परसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। So now comes again over the non-persistent. Now in the non-persistent CSMA access mode, जो हमारा चैनल या स्टेशंस हैं वो स्टेशंस कंटिन्यूसली डेटा को नेटवर्क को सेंस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल दिस इज अवर चैनल टाइमलाइन, और इस चैनल में ये पर्टिकुलर इज द टाइम जहाँ पर हमारा अब ये डेटा कोई और पे लोड ट्रांसमिट हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांसमिशन अनदर जो हमारे पास स्टेशन है और जो
इन्वॉल्व होना चाहता है कम्युनिकेशन में, तो फर्स्ट इट इज़ टू बी सेंस द नेटवर्क। तो इसने सेंस किया, एंड फॉर एग्जांपल कि ये इसे बिजी मिला, तो आफ्टर सम टेकिंग अ टाइम ऑफ वेट, सो एंड जैसे उसने आफ्टर सम वेटिंग, अगेन इट सेंस द चैनल, एंड अगेन फिर उसी पर्टिकुलर फिक्स ऑन टाइम पे फिर से उसने सेंस किया ना। अगर उसको वहाँ पर चैनल फ्री मिल रहा है तो ऐसे केस में वो ट्रांसमिट करेगा। अब यहाँ पर स्ट्रेटजी है कि ये वेटिंग जो है दैट इज टू बी फिक्स और कॉन्टिन्यूसली इट इज सेंस बाय सेंस इन द नेटवर्क। So it is depend upon the persistent method, but it will be the concept is clear when we discuss about the concept of persistent CSMA access mode. So after the discussion of persistent CSMA access mode, we again comes upon this topic. So first of all, so in the persistent CSMA access mode, जो हमारे पास स्टेशंस है वो इसको सेंस कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली सेंस करने के बाद उसको बिजी मिल रहा है इस समय चैनल। अगेंस्ट जैसे ही वो इस सिचुएशन में आता है, वो इसको सेंस करता है और उसको मिलता है कि यहाँ पर चैनल इज एम्प्टी और आइडल स्टेट। सो इस केस में आप उसके पास चांस है कि या तो वो इमीडिएटली ट्रांसफर कर दे। सो इमीडिएटली ट्रांसफर तब कर सकता है जब इस पी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 1, और वी कैन से कि p अगर 1 है सो दैट मीन्स 1 माइनस पी इक्वल्स टू 0, और वी कैन से कि इसको वेट नहीं करना पड़ेगा। सो वेटिंग प्रोबेबिलिटी वी कैलकुलेट 1 माइनस पी, एंड ट्रांसमिशन जो प्रोबेबिलिटी अलाउ करने की दैट इज इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 1। सो ऐसे केस में इस मेथड को हम वन परसिस्टेंट CSMA एक्सेस मोड बोलेंगे, जिसमें उसे सेंस करने के बाद नेटवर्क में इमीडिएटली ट्रांसमिट करना पड़ा। So this is the separate applications of this is some particular area of application where we can use a one persistent CSMA access method. And another aspect of the P persistent CSMA uh, is that suppose that here given probability is that P equals to 0। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0 है जो रिसीव हुई है किसी स्टेशन को, तो जो वेटिंग प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल्स टू 1। सो दैट मीन्स उसको वेटिंग मैक्सिमम करना है, और उसको ट्रांसमिट करने की जो प्रोबेबिलिटी दैट इज 0। दैट मीन्स उसको वेट ही करना है और ट्रांसमिट अभी नहीं करना है। सो दिस इज द केस ऑफ नॉन परसिस्टेंट, जो कि हम अभी इससे पहले की स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे। सो इन जनरल अगर हम बात करें, सो इन जनरल में हमारे सामने जो कॉन्सेप्ट है दैट इज पी परसिस्टेंट। सो पी परसिस्टेंट में अ, अगर हम देखें, सो कॉन्टिन्यूसली सेंस करने के बाद हमारे सामने जो दिस इज द सिचुएशन जहाँ पर उसने चैनल उसको आइडियल स्टेट में मिला, और उसने जो ट्रांसमिट किया है वो आफ्टर दिस टाइम ट्रांसमिट किया। सो दैट मीन्स ऑल दीज टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो यहाँ पर मिलेंगी, ये सभी की सभी वेटिंग अलॉट कर रही हैं। सो दैट मीन्स अब इसको वेटिंग कैसे मिल रहा है, तो इसको अगर हम एग्जाम्पल लें, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रिसीव हो रही है कि 1/3। तो फॉर एग्जाम्पल 1/3 प्रोबेबिलिटी इसने रिसीव की, जिसमें इसे ट्रांसमिशन अलाउ नहीं करना पड़ रहा है। तो ऐसे केस में p बराबर 1/3 की ट्रांसमिट करने की प्रोबेबिलिटी इसको अगर मिली हुई है, तो रेस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, और वी कैन से 1 माइनस पी, सो वी कैन से 1 माइनस पी इक्वल्स टू 2/3, और वी कैन से कि 60% यहाँ पर चांस है कि इसको वेट टाइम स्लॉट मिलेंगे, और 30% यहाँ पर ऐसी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर इसके पास, इस स्टेशन के पास, जिसमें इसको ट्रांसमिट करने के स्लॉट मिलेंगे। तो मैक्सिमम स्लॉट इसको वेट करने का यहाँ पर इसे एक्सेस इसको परमिशन मिल रही है।
तो इस तरीके से पी परसिस्टेंट स्ट्रेटजी को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं CSMA में। नाउ द मेजर इशू इज़ दैट कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, बट इस मेथड में मेजर जो हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं वो ये हैं कि प्रोबेबिलिटी को हम, कोई भी स्टेशन प्रोबेबिलिटी को कैसे पिकअप करेगा, क्योंकि उसके पास चांसेस हैं, ज़ीरो को भी वो पिक कर सकता है प्रोबेबिलिटी को, और वन को भी पिकअप कर सकता है। नाउ इस केस में अगर वो ज़ीरो को पिक करेगा तो व्हाई वी टेक एन इंटरेस्ट टू पिक द वैल्यू ऑफ ज़ीरो एज ए प्रोबेबिलिटी, बिकॉज अगर ज़ीरो लेस प्रोबेबिलिटी को सपोर्ट करता है तो इमीडिएटली उसके कोलिजन में चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, कोलिजन अगर होने के। और अगर सपोज लॉन्गर प्रोबेबिलिटी को वो पिकअप करता है तो उस केस में उसे मोर वेट करना पड़ सकता है टाइम स्लॉट्स में। तो प्रोबेबिलिटी को असाइन करना इज द मेजर चैलेंज इन दिस परसिस्टेंट स्ट्रेटजी। सो इस ओवरकम को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गो को इन्वॉल्व करते हैं। So which is most important in this technique. So now comes to the exponential backoff with the help of example. So now in this example we assume that in the communication channel two system or two stations A and B wants to communicate to each other with the help of exponential backoff algo. Now in this algo जो ए और बी यहाँ पर स्टेशंस हैं, फर्स्टली दे वांट्स टू कम्युनिकेट, और सो फर्स्टली दे वांट्स टू सेंस द चैनल, और उन्होंने सेंस किया। सेंस करने के बाद सपोज दैट दिस इज द सिचुएशन वेयर वी गेट अ कोलिजन, and suppose that B and both A and B receive the collision signal with the help of jam signal, and calculate the values, random values, and apply the exponential back off. So अब यहाँ पर जो A और B के पास set of values आएगा, that is 0, 1, and B के पास भी 0, 1। सो कैसे यहाँ पर ये वैल्यू रिसीव हुई है, तो ऐसे केस में हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ में इज द फॉर्मूला कि 2 की पावर n-1 हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे। जो रिसीव करेगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, जो सेट ऑफ वैल्यू, रैंडम वैल्यूज़ का जो सेट होगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे, वेयर n इज द नंबर ऑफ कोलिजन अकर इन द चैनल। तो फर्स्ट टाइम ए पहला पैकेट अपना सेंड करना चाहता है और बी भी अपना पहला पैकेट सेंड कर रहा है। सो फर्स्ट टाइम दोनों यहाँ पर कम्युनिकेशन चैनल में इन्वॉल्व हुए हैं, और ऐसे केस में दोनों ने ही फर्स्ट टाइम अपना रिसीव किया है कोलिजन। तो इसका मतलब हुआ दोनों ए और बी के लिए जो एन की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1। सो ऐसे केस में ए एंड बी, इन दोनों के लिए जो अगर एन की जो वैल्यू है, सो दैट इज इक्वल्स टू 1। सो जो वैल्यू सेट मिलेगा, सो 0 की पावर 0, 1 इज ओनली द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ रैंडम वैल्यू सेलेक्शन। सो नाउ अब ए सपोज यहाँ पर 0 सेट कर लेता है, अपनी वैल्यू को पिक करता है दैट इज 0। सो 0, और बी ने भी सपोज यहाँ 0 सेलेक्ट किया। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन इज कि 0 और 1 सेलेक्ट कर लिया जाए। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन इज दैट कि 1, 0, और मे बी दैट नेक्स्ट वैल्यू इज 1, 0। सो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ दीज सेट, अगर ये इस तरीके से अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यू अगर वो सेट करते हैं अपने लिए वैल्यू, सो किस सिचुएशन को वो फॉलो अप करेंगे। तो फॉर एग्जांपल 0, 0 को दोनों ही स्टेशन पिक करते हैं, so that means there is no any wait for further transmission, और immediately both set the decision कि immediately वो transmit करेंगे अपने डेटा को। so ऐसे केस में again it is the possibility to maximum possibility that कि both A and B are collide again। so this is the situation of C। now अगर हम बात करें 1, 1 की, so it is also the case of collision, because after waiting a time both A and B again transmit the value
with same waiting time. So it also the case of collision. So अगर 0,1 की बात करें तो इसमें A को फर्स्ट प्रायोरिटी मिली हुई है, वो देर इज नो एनी वेट फॉर ट्रांसमिट द फ्रेम, एंड B takes a wait. So that means A यहाँ पर विनिंग कर जाएगा ऐसे केस में ना 1,0 में B यहाँ पर विन करेगा. सो अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन यहाँ पर जो होगा, so this is the probability of collision 1 upon uh, 2/4. दैट मीन्स 50% यहाँ पर चांस है कि कोलिजन होंगे, और ए और बी इन दोनों केस में अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो दैट इज 1/4. इस दोनों केस में 1/4 प्रोबेबिलिटी मिलेगी. दैट मीन्स 25% चांसेस हैं कि यहाँ पर ए और बी को सक्सेस मिलेगी अपने डेटा ट्रांसमिशन में, और सी मैक्सिमम टाइम इसमें कोलिजन ही रहेगा. तो इस सिचुएशन में दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ. सो एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ में कम से कम इतना तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई कि हमें प्रोबेबिलिटी के लिए फाइट नहीं करना पड़ेगा, या ए और बी जो स्टेशंस हैं इनको प्रोबेबिलिटी के लिए इसमें कैसे सेलेक्ट करें, इस चीज़ के चैलेंजेस को यहाँ रिजॉल्व कर दिया गया. बट देयर आर सम अदर ड्रॉबैक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ, कि अगर जैसे ही यहाँ पर हम अनदर ट्रांसमिशन को अलाउ करें या हम सेकंड कोलिजन की तरफ अगर बढ़ें तो क्या इसके इफेक्ट आएंगे. सो सो नाउ इन नेक्स्ट स्टेज, सपोज दैट ए ने अपना ओल्ड फ्रेम प्रोसेस कर लिया है विद द प्रोबेबिलिटी विद द रैंडम वैल्यू सिलेक्शन ऑफ 0, एंड अगेन ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व हो गया है नेक्स्ट फ्रेम के साथ. बट जो बी है स्टिल अभी वेट कर रहा है फॉर एग्जीक्यूटिंग ओल्ड फ्रेम, और नेक्स्ट स्लॉट में उसने अपने ओल्ड फ्रेम के एग्जीक्यूशन के लिए कम्युनिकेशन में फिर से अगेन इन्वॉल्व हो गया है. सो अब इस केस में बी और ए बोथ यहाँ पर पार्टीज कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं और अपने अपने कोलिजन के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपने अपने कोलिजन सेट ऑफ वैल्यूज के साथ यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, जिसमें जो ए के पास सपोज अगेन ए एंड बी transmit the frames, but what are the set of values according to given set of values they immediately transmit the frame, or we can say कि after taking some times to transmit the frame. So a of 0 के पास जो second time frame मिलेगा that is ये next नए frame को transmit कर रहा है इस केस में. तो ऐसे केस में इसके पास जो वैल्यू सेट आएंगी, सो दिस इज द 0,1, क्योंकि ये नया जो फ्रेम है इसको ने अभी तक कोलिजन को फेस नहीं किया. सो जो बी है वो स्टिल अभी भी ओल्ड फ्रेम को ही एग्जीक्यूट कर रहा है, जो कि अभी इससे पहले एक बार कोलिजन को फेस कर चुका है. सो नंबर ऑफ कोलिजन अगर इसके देखें दिस इज 2. सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जी 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1, जो इसके पास वैल्यू सेट आएगी वो 0 से लेके 3 तक इसको वैल्यू पिक करनी पड़ेगी. 0, 1, 2 एंड 3, these are the value set of random value set of B. So what are the possible set of values is here 0,0, 1,1. ये both जो situation है this is the this is situation of collision. And now rest of the values, जैसे कि ये a की वैल्यू अगर 0 है तो 0,1, 0,2, 0,3 ये पॉसिबल वैल्यूज हैं. अगर 1 के रिस्पेक्ट में देखें तो a के लिए 1 और 0, 1,2 and 1,3. So these are the possible values. So total 8 इवेंट यहाँ पर पॉसिबल है, जिसमें 2 इवेंट्स कोलिजन के लिए गए हैं. तो अगर हम कोलिजन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देखें so that is 2/8, or we can say probability of collision is
25%। सो ऑब्वियस है यहाँ पर ये कि कम्युनिकेशन जब आगे बढ़ता है तो उस केस में कोलिजन के रेट कम होते चले जाते हैं, बट जो सक्सेसफुल इवेंट हैं अगर उनको भी देखा जाए तो जो ए है वो कितना सक्सेसफुली यहाँ पर प्रोबेबिलिटी गेन कर रहा है। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, एंड 1,0 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग। सो सेम, और यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें तो बी ने सिर्फ वन प्रोबेबिलिटी को ही गेन किया है इस जगह पर। तो दैट मीन्स जो बी के पास प्रोबेबिलिटी आ रही है विन करने की, सो दैट इज 1/8, और जो ए के पास प्रोबेबिलिटी है विन करने की, दैट इज 5/8। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो अगर हम यहाँ पर कंक्लूड करें, सो जो ए है वो विनिंग प्रोबेबिलिटी उसके पास जा रही है मैक्सिमम, और कोलिजन के रेट यहाँ पर डाउन हो रहा है। तो दैट मीन्स ये एलोवा से तो बेटर है परफॉर्मेंस में, बट एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ को अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, सो एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ कहीं ना कहीं जो पुराना ओल्ड यूज़र है जो फ्रेम पर प्रोसेस कर रहा है वो स्टिल वेट करता है, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उसी के पास रहती है वेट करने की। या ये कह सकते हैं कि वो इन केस अगर यहाँ पर नए यूजर्स बढ़ते चले जा रहे हैं तो ऐसे केस में बी को स्टिल वेट ही करना पड़ेगा, और इस तरीके से ये इट इज़ अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ है। सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक कि सी एस एम ए सी डी कितना एफिशिएंट है इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन चैनल में। सो कम्स टू द टॉपिक ऑफ सी एस एम ए, efficiency of CSMA CD protocol. So in efficiency estimation, so first of all roughly अगर हम इसको estimate करें, so it can improved version of pure ALOA. So how can we say that? Actually अगर हम इसको estimate करें तो सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी के लिए हमको यहाँ पर अगर हम एज्यूम करें कि सिर्फ अगर एक ही स्टेशन यहाँ पर ऐसा हो जो ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व हो रहा हो, सो ऑलवेज इट गेट्स अ विनिंग प्रोबेबिलिटी। नाउ इस केस में अगर हम ऐसा करते हैं तो नंबर ऑफ एन स्टेशंस में अगर एक स्टेशन को ही ट्रांसमिट करने की प्रोबेबिलिटी मिल रही है, so it will always be getting a higher probability to or we can say to get the success for transmission the transmitting the value. So the probability expression can be written in the form of this nc1, uh, or we can say, so in efficiency estimation, or if firstly I want to calculate the probability of successful probability. So it is the only we get the situation when we say that key number of stations is only one in the transmission involved in the channel. So अगर सिर्फ एक ही स्टेशन इन्वॉल्व है कम्युनिकेशन चैनल में, so that's definite दैट कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में मैक्सिमम अटेन करेगा। तो इस सिचुएशन में अगर फार्मूला हम एक्सप्रेस करें, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज दैट रिप्रेजेंट थ्रू NC1, this is this NC1 P of 1 minus P की पावर n माइनस 1। इसमें n में से 1 जो प्रोबेबिलिटी है वो उसके पास मैक्सिमम सक्सेसफुल सक्सेसफुली ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी उसके पास गई है। नाउ ये व्हाट इज़ द सिचुएशन कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी। ऐसे केस में इसको हम मैक्सिमम भी इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। So with the help of differentiation or put the value equal to 0, we get the maximum value of this expression. So it is the I hope कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेंगे कि कैसे इसका हम मैक्सिमम फाइंड करेंगे। So the maximum value is get here is 1 upon e. तो अगर अब हम यहाँ पर अगर हम लोग गौर से देखें यहाँ पर, सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट कि जो स्लॉटेड एलोवा होता है उसकी भी जो परफॉर्मेंस है दैट इज इक्वल टू 1/e, और जो यहाँ पर
जब हम लोग CSMA/CD की बात करें तो वहाँ पर भी जो हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिल रही दैट इज इक्वल्स टू 1/E। सो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं सिमिलर टू द इसकी जो परफॉर्मेंस है जस्ट सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लॉटेड अलोहा। सो अब हम इसको एफिशिएंसी कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। सो एफिशिएंसी में जो मेजर इस थिंग इज दैट कि ट्रांसमिटेड टाइम के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। एंड नाउ द नम अगर हम इन जनरल इसको हम दिखाते, सो वी कैन से कि ट्रांसमिशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 TP, दिस इज अवर बेसिक कैलकुलेशन। अगर हम लोग वहाँ पर हम लोग जब यूज़ कर रहे थे अपने प्रोटोकॉल फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स में। सो अगर हम यहाँ देखें तो CSMA/CD में क्या हो रहा है कि हम लोग जो ट्रांसमिट कर रहे हैं, सो दिस इज ओके। बट जब हम लोग उसको प्रोपोगेशनल डिले की फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है कि हमें जो डेटा है, डेटा को ट्रांसमिट करने में, सो सपोज दैट कि अगर हम बात करें इसकी, सो दिस इज द चैनल पॉइंट्स। और जब हमें यहाँ पर हम इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, सो सपोज यहाँ तक उसने अपना डेटा ट्रांसमिट किया। एंड नाउ ये हमारी सिचुएशन है जहाँ पर जाके उसे और इसी मोमेंट पर इसने भी अपना डेटा ट्रांसमिट कर दिया। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ कोलिजन। तो ऐसे केस में जो कोलिजन डिटेक्ट हो रहा है, ये पहले डिटेक्ट कर रहा है लेकिन इसने अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाया। ये कब डिटेक्ट करेगा? सो इट विल डिटेक्ट आफ्टर दिस टाइम। सो अगर भी यहाँ पर हम एक्सप्रेस करें, सो TP इज द टाइम and TP this time. So overall 2 TP is used to detect the collision. अब इस केस में TP is the use for propagational delay for transmitting the data, but it is used for the calculation in the to detect the collision. So that's why additional we can use the parameters number of collision। अब इसी तरीके से अगर हमें 3 कोलिजन के बाद अगर हमें ये चीज़ डेटा ट्रांसमिट कर पाया सक्सेसफुली, तो नंबर ऑफ कोलिजन इज द कैलकुलेटिव मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हम इसमें यहाँ पर प्रोपोगेशनल डिले के साथ यूज़ कर रहे हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज एफिशिएंसी कैन बी रिटन एज यूजफुल टाइम इज द ट्रांसमिशन टाइम अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन C into 2 TP प्लस टी ट्रांसमिशन टाइम प्लस प्रोपोगेशनल टाइम। सो इस तरीके से ओवरऑल हम इसको एफिशिएंसी को कोरिलेट कर सकते हैं। अब इस जगह पर अगर हम कोलिजन को हम अगर C को एक एज्यूम कर लें कि E की वैल्यू को इस वक्त पुटअप कर दें और A को हम यहाँ पर TT/TP हम अगर डिनोट करें, यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, तो एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को जैसे ही हम इस फॉर्म में रिलेट करते हैं, तो ई की चूँकि प्रैक्टिकल वैल्यू दैट इज़ 2.72 होती है और इसको अगर हम जैसे प्लेस करेंगे, सो एफिशिएंसी कैन बी फाउंड इन द 1/1 प्लस 6.448। सो वी कैन कैलकुलेट दैट कि यहाँ पर जो हमें एफिशिएंसी मिल रही है दैट इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ अलोहा प्रोटोकॉल। सो फाइनली इन द नेक्स्ट प्रोटोकॉल वी डिस्कस CSMA/CA प्रोटोकॉल और उसके एस्पेक्ट, उसके हम लोग फ्लो डायग्राम को डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। एंड सम प्रॉब्लम भी हैं जो CSMA/CD और CSMA/CA को कोरिलेट करेंगे, उनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।